नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, स्पेशली बैंकर्स के लिए। और न्यूज आई है दिल्ली हाई कोर्ट से। आप सबसे पहले न्यूज पढ़ें। दिल्ली हाई कोर्ट रिजेक्ट्स पीआईएल फॉर प्रोब इनटू हयात रेजेंसी ओनर्स ऑन टाइम लोन सेटलमेंट विद बैंक्स। बेसिकली जो बैंक है, उन्होंने एक हयात रेजेंसी ग्रुप है, होटल चलती है, आप सबको पता होगा हयात रेजेंसी। इससे वन टाइम सेटलमेंट किया था। तो उसके लेकर किसी ने पीआईएल डायरेक्टली गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में कि जो वन टाइम सेटलमेंट किया है, ये गलत था। इसकी जांच की जाए सीबीआई से, दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने वो पीआईएल को गलत माना, वो खारिज कर दिया कि हम बैंक के इस जो बिजनेस में इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये पूरा क्या मामला है, वन टाइम लोन सेटलमेंट क्या होता है, इस सबके बारे में दोस्तों डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पढ़ो आप, बैंक्स आर बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बैंक क्या इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। इजी एलिगेशन ऑफ फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी शुड नॉट बी एंटरटेन बाय कोर्ट। बिना बात ही बैंकों पर फाइनेंशियल इनप्रॉपर्टी का आरोप लगाया जाए, उसको कोर्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। थर्ड न्यूज पढ़े, दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बैंकों को बेबुनियाद आरोपों से बचाए, पीआईएल खारिज। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला है, ये लैंडमार्क डिसीजन साबित होगा। बैंकर्स को काफी ज्यादा इससे आराम मिलेगी। आज की डेट में दोस्तों बैंकर्स कोई कदम उठाते हैं, कई बार देखो बैंक क्या एक बिजनेस फैसला लेते हैं। बिजनेस में गलतियां होती है, जो जो बिजनेस करते हैं वो सब जानते हैं। बैंक लोन देगा तो हो सकता है कुछ लोन डिफॉल्ट होंगे, एनपीए होगा, वो उसके नेचर में शामिल है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो बैंकर्स को आप उठा के जेल में डाल दो या उसकी सीबीआई इंक्वायरी करा के उसको दोषी सिद्ध कर दो। हो सकता है कोई बैंक ने कोई बिजनेस का फैसला लिया, वो बिजनेस फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंकर्स निजी रूप से दोषी है। तो यही दोस्तों आज दिल्ली हाई कोर्ट का फैसले में ये साबित किया है। आप सबसे पहले हम न्यूज पढ़ेंगे दोस्तों। बेसिकली न्यूज है, एक दिल्ली बेस्ड कौन सा एनजीओ था, आप इस एनजीओ का नाम याद रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग। दिल्ली बेस्ड एक एनजीओ था, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग। इसने एक पीआईएल लगाई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कहां दाखिल किए थे? दिल्ली हाई कोर्ट में। क्या मांग करी थी? इन्होंने मांग करी थी कि सीबीआई या सीबीसी इंक्वायरी करो, किसमें? वन टाइम सेटलमेंट में। बेसिकली दो बैंक थे, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने एक ग्रुप है, हयात रेजेंसी। हयात रेजेंसी इन दिल्ली, आप सबको पता है हयात रेजेंसी नाम से होटलें चलती है। तो दिल्ली में हयात रेजेंसी होटल थी, जिसका जिसको चलाता है कौन? एशियन होटल्स नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड। भाई देखो, पूरी बात बताऊं, एशियन होटल्स नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो दिल्ली में हयात एजेंसी होटल्स को चलाता है। तो ये हयात एजेंसी होटल का बेसिकली अकाउंट था ना, वो एनपीओ का था। तो बाद में पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया, वन टाइम सेटलमेंट किया इन होटल से। और इस उसके तहत कुछ छूट देके वन टाइम सेटलमेंट करके पैसा जमा करके वो एनपीओ अकाउंट क्लोज कर दिया। तो इसी को लेकर दोस्तों इसने एनजीओ ने पीआईएल दाखिल करेगी कि इसमें फ्रॉड किया गया बैंक के द्वारा, और जानबूझ के कम अमाउंट पे ही क्या कर लिया गया, ये एनपीए अकाउंट को क्लोज कर दिया गया। अब सबसे पहले आप दोस्तों ये पढ़े, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। बेसिकली वन टाइम सेटलमेंट स्कीम एक आप सब लोगों ने सुना होगा। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, मैं वो लोन चुकाने में सक्षम नहीं हूँ, मेरा वो अकाउंट क्या हो गया, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, मतलब एक तरह से डूबते खाते में हो गया। तो बैंक क्या करता है, सेटलमेंट कर लेता है कि आप कोई बात नहीं, 1 करोड़ रुपए नहीं है आपके पास, आप 70 लाख रुपए दे दो एक टाइम में और इस अकाउंट को बंद कर दो। तो इसी को कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में दोस्तों बैंक क्या करता है, बेसिकली एक बार में कुछ डिस्काउंट पे कुछ पैसा लेके और उस अकाउंट को क्लोज कर देता है। तो इट इज ए प्रोग्राम ऑफर्ड बाय बैंक्स। बैंक किसको ऑफर करता है? जो बोरोवर्स को, विद एनपीए सेटल। एनपीए सेटल कर देता है डेट थ्रू वन टाइम पेमेंट दैट इज टिपिकली लेस देन फुल अमाउंट वोट। भाई देखो, वन टाइम सेटलमेंट में पूरा पैसा तो नहीं आता। 1 करोड़ रुपए था, आप 70 लाख में, 60 लाख में, 50 लाख में, कोई एग्री अमाउंट पे वन टाइम सेटलमेंट पैसा जमा करा के उस अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो एक तरह से क्या हो दोस्तों, इससे बैंक को लॉस होता है। बैंक के पास 1 करोड़ रुपए आना था, लेकिन 70 लाख रुपए ही आए वन टाइम सेटलमेंट में, तो 30 लाख रुपए का एक तरह से क्या हुआ, बैंक का पैसा डूब गया। लेकिन इसको दोस्तों अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बैंक का वो 1 करोड़ रुपए कभी नहीं आना था। तो कहीं ना कहीं भागते भूत के लंगोटी सही। तो 1 करोड़ की जगह 70 लाख भी अगर बैंक को मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो अगर वो ओटीएस में 70 लाख रुपए में समझौता हो रहा है तो बैंक को कर लेना चाहिए था। तो दोस्तों ये बैंक अपनी मर्जी से नहीं करता, इसके लिए बाकायदा आरबीआई गाइडलाइन जारी करता है। जो ओटीएस स्कीम है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, बेसिकली आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम लाई जाती है। ये कोई कंटिन्यूस स्कीम नहीं है। समय समय पर आरबीआई के द्वारा जो बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए को कम करने के लिए ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाई जाती है। बैंक इसका इंचार्ज नहीं है। बैंक केवल आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करता है, जो आरबीआई की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम समय समय पर आती है। यहां तक बात ठीक है दोस्तों। इसी को कहते हैं हेयर कट। भाई समझ करो, 1 करोड़ रुपए तो क्या था, बैंक का लोन था, लेकिन उसने वन टाइम सेटलमेंट में कितना दिया, 70 लाख। तो जो 30 लाख रुपए गया, वो क्या कहते हैं उसको, 30 लाख रुपए जो जो डूबा एक तरह से, उसको कहता है हेयर कट कहते हैं। बैंक ने एक तरह से क्या लिया, 30 लाख रुपए का हेयर कट लिया। तो ये हेयर कट क्या होता है, एक तरह का बैंक का लॉस होता है। तो व्हाट इज हेयर कट? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ओन्ड बाय बैंक, बैंक का कितना अमाउंट आप पे उधार था, सो 1 करोड़ रुपए था, एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक ने कितना रिसीव प्राप्त किया,
70 लाख रुपए, तो जो इसका बीच का जो अमाउंट है ना, इसको हेयर कट कहते हैं। हेयर कट एक तरह से बैंक का क्या होता है, लॉस होता है दोस्तों। हेयर कट क्या होता है, बैंक का लॉस होता है। ठीक है, हम बात याद है, जितना ज्यादा हेयर कट लेंगे उतना बैंक को ज्यादा लॉस होगा, कम हेयर कट लेंगे तो बैंक को कम लॉस होगा। ठीक है, बात यहाँ तक। पर दोस्तों बेसिकली जो इस मामले में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाचडॉग है, इनका क्या कहना था? ये एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ है, दिल्ली बेस्ड एनजीओ। इनका कहना था कि बेसिकली क्या किया, जो बैंकों ने क्या किया इस मामले में, जो हयात एजेंसी मामले में, कि हयात एजेंसी की जो जो वैल्यू थी उसको जानबूझ के कम दिखाए। सपोज करो कि ये प्रॉपर्टी थी 1000 करोड़ की, बैंक ने जानबूझ के क्या किया, इसको 700 करोड़ की वैल्यू दिखाए और इस पे हेयर कट लेके क्या करेगा, कम अमाउंट में समझौता कर लिया। तो एक तरह से क्या, बैंकर्स के द्वारा ये जानबूझ के बैंक को जो लॉस लगाया, इसलिए क्या करना चाहिए, इनके खिलाफ एक सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए। इट आर्ग्यू द बैंक डेलिबरेटली अंडर वैल्यू द डील इन हयात एजेंसी। जानबूझ के क्या किया, अंडर वैल्यू कर लिया उस डील को, वो हेयर कट का प्रयोग करके, रिजल्टिंग इन हुज हेयर कट, जिससे क्या हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में हेयर कट हुआ और जिससे क्या हुआ, लॉस हुआ, जिसको किसने झेला, बैंक ने झेला। भाई हेयर कट का लॉस तो कौन झेलता है, बैंक ही झेलता है। तो इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं बैंक ने फर्जीवाड़ा किया, तो इसके खिलाफ क्या करना चाहिए, जांच जांच करानी चाहिए, सीबीआई से या सीबीसी से जांच करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में पीएल लगा दी। ठीक है, बात यहाँ तक। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या पॉइंट था, गवर्नमेंट ऑफ इनका दोस्तों बैंकों के साथ थे, क्योंकि बेसिकली क्या है, सारे बैंक किसके का ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। और आरबीआई भी एक तरह से बैंक को गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। तो जो बैंक गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट किया, उन्होंने कहा कि देखो ऐसी पेटिशन को एंटरटेन करना तो क्या होता है, पूरा बैंकिंग सिस्टम खतरे में जा सकता है, पूरा बैंकिंग सिस्टम खतरे में जा सकता है। बैंकिंग क्या एक कमर्शियल बिजनेस है दोस्तों, कमर्शियल बिजनेस है। इसमें इस प्रकार की प्रोसेस कॉमन है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम लाई जाती है, जिससे कई बार हेयर कट लिया जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार की आप पीएल दाखिल को एक्सेप्ट कर लोगे, तो इससे पूरा बैंकिंग सिस्टम खत्म पड़ जाएगा। कोई भी फिर बैंक क्या करेगा, अगर आप इस प्रकार की पीएल को एंटरटेन करोगे, तो कोई भी बैंकर फिर रिस्क नहीं लेगा भविष्य में। वो केवल क्या करेगा, सेफ गेम खेलेगा, न कभी ऐसे कोई रिस्क लेंडिंग करेगा, न इसी प्रकार का कोई वन टाइम सेटलमेंट करेगा। जो पैसा डूब रहा है डूबने दो, एन पे हो रहा है होने दो, एन पे रिकवर करने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए जो हाई कोर्ट को ये पीएल एंटरटेन नहीं करनी चाहिए। और ये क्या करेगा, डिसइंसेंटिवाइज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम एंटरिंग इन बोनाफाइड कमर्शियल ट्रांजेक्शन। ये क्या करेगा, जो बैंक है उनको डिसइंसेंटिव करेगा। जो बोनाफाइड है, जेन्युइन है, कमर्शियल ट्रांजेक्शन होते हैं भाई कई सारे, उसमें लॉस भी हो सकता है। तो अगर फिर बाद में भविष्य में क्या करेंगे बैंकर, जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन जो बोनाफाइड है, जायज है, उसको भी करने से बचेंगे। इससे तो क्या होगा, जो बैंकिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वही पूरा नहीं हो पाएगा। ये गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट थी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने दोस्तों इससे सहमति जताई। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेसिकली एग्री विद गवर्नमेंट ऑफ व्यू, जो भारत सरकार का व्यू था उससे दिल्ली हाई कोर्ट ने सहमति जताई। और ये क्या किया, इसने बैंकर्स के उसमें क्या फेवर में निर्णय दिया, और ये पीआईएल को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। पीआईएल को खारिज कर दिया। इस पीआईएल को इन्होंने गलत माना और बहुत कठोर शब्दों में का प्रयोग किया। इवन इन्होंने ये कहा कि भाई इस प्रकार से फर्जी पीआईएल लगा के एक तरह से ब्लैकमेल का धंधा बन जाएगा अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो इन्होंने कहा कि जो बैंक होते हैं ना, बेसिकली गुड फेथ में काम करते हैं। बैंकिंग का जो बिजनेस है दोस्तों, जब लोन देते हैं तो पहला लाइन यही पढ़ाई जाती है बैंकिंग में कि भाई एक तो गुड फेथ में काम कर रहे हो, आप हमेशा ये मान के चल रहे हो कि जब हम लोन देंगे वो वापस आएगा। ये मान के नहीं चलते कि लोन वापस नहीं आएगा। अगर ऐसा मान के चलेंगे तो दुनिया में कोई भी बैंकिंग का बिजनेस हो नहीं सकता। तो बैंक्स एक्टिंग इन गुड फेथ आर नॉट अकाउंटेबल टू कोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। बैंक क्या करते हैं, गुड फेथ में काम करते हैं और उनके जो इकोनॉमिक डिसीजन है उसके लिए वो कोर्ट के प्रति अकाउंटेबल नहीं है, जब तक कोई बहुत हेवी प्रूफ नहीं हो सकता है कई बार बैंकर्स कुछ बदमाश भी हो सकते हैं, वो कोई रिश्वत लेके कुछ ऐसा काम करते हैं जो रूल से खिलाफ हो, तब हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, कोर्ट से इंटरफेयर कर सकती है। अदरवाइज अगर कोई बोनाफाइड इकोनॉमिक डिसीजन लिया गया है बैंक्स के द्वारा, तो उसमें हाई कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन इजी क्लेम्स ऑफ फाइनेंशियल मिसकंडक्ट अगेंस्ट बैंक विदाउट प्रूफ। बैंक को क्या, कोर्ट को क्या नहीं करना चाहिए, विदाउट कोई प्रूफ के, विदाउट कोई मेजर प्रूफ के, जो इसे फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के बारे में जो क्लेम किया गया, दावा किया जा रहा है, उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए। ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पीएल खारिज कर दी। और इन्होंने ये भी कहा, देखो इंटरटेनमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ पीएल, ऐसे पीएल को इंटरटेनमेंट करने से क्या होगा, फोर्डर होगा फॉर अनस्क्रैपलेस कॉस्टली पीएस, जो फर्जी या पीएल दाखिल करने वाले को और क्या होगा, उनको और प्रोत्साहन मिलेगा। तो एक तरह से क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लैकमेल इन द गार्ब ऑफ पीएल लूम्स लार्ज। पीएल की आड़ में दोस्तों ब्लैकमेलिंग का जो संभावना भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये पूरा मैटर था। आई होप इस हाई कोर्ट के निर्णय से बैंकर्स को काफी रिलीफ मिलेगा। अब वो आराम से अपना काम इजीली कर पाएंगे बिना किसी कोर्ट के डर के। तो दोस्तों इतना ही मैटर था। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।